इतिहास विषय से पीजीटी की परीक्षा दे रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने पूरा पाषाण कालीन मानव की विशेषता पर चर्चा किए थे। साथ ही साथ मध्य पाषाण कालीन विभिन्न क्षेत्रों में फैले पुरा स्थलों पर भी चर्चा किए थे। महत्वपूर्ण पुरा स्थलों के खोजकर्ता पर भी हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग मध्य पाषाण कालीन मानव की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मध्य पाषाण कालीन विशेषता पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने भी पुरा स्थल प्रकाश में आए हैं, उन पुरा स्थलों के उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, उनके आधार पर विद्वानों का मानना है कि मध्य पाषाण कालीन मानव भी पूर्ण रूपेण प्रकृत प्रदत्त था, अर्थात वह भी कृषि कर्म, पशुपालन, मृदभांड निर्माण, भवन निर्माण अर्थात जीवनोपयोगी वस्तुओं के निर्माण की कला से परिचित नहीं था। प्रकृति से जो कुछ भी उसे मिल जाता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कंदमूल फल फूल से अपनी भूख मिटाता था। नदी सरिता के जल से अपनी प्यास बुझाता था। पर्वत कंदराओं, नदी सरिता के किनारों, वृक्षों की छाया को अपना निवास स्थान बनाया था। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण कालीन मानव का भी मुख्य व्यवसाय आखेट था। इस समय भी लोग शिकार से ही अपना जीविका निर्वाह करते थे। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा जहाँ पूर्व प्रचलित मानव की परंपराओं को पुनर्जीवित रखा गया था, वहीं अपने जीवन में कुछ नवीन तत्व भी स्थापित किए गए थे। इस काल के मानव द्वारा अपने जीवन में जो नवीन तत्व स्थापित किए गए थे, उन नवीन तत्वों में समाधान की प्रथा, उपकरण निर्माण तथा कलात्मक अभिरुचि का उल्लेख किया जाता है। इस काल के मानव द्वारा अपने मृतकों को दफनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। प्रायः सभी स्थानों से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित अब तक जो भी पूरा स्थल खोजे गए, उनका उत्खनन कराया गया, तो वहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। पाषाण कालीन पुरा स्थलों से जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, उन कंकालों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल हेमेटिक निग्राइट प्रजाति से संबंधित है। यानी जो भी मध्य पाषाण काल में मानव निवास करता था, उसका संबंध हेमेटिक निग्राइट प्रजाति से था। प्रिय छात्रों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट पर दृष्टि जमाए रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण कालीन मानव का संबंध किस प्रजाति से था, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि सराय नाहराय, महदहा, दमदमा से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, वह किस प्रजाति के हैं। तो उसका सही उत्तर हेमेटिक निग्राइट प्रजाति होता है। प्रिय छात्रों, अधिकांश कब्रों से एक ही कंकाल प्राप्त हुए हैं। विभिन्न पुरास्थलों से जो कब्र बनाई गई थी, उन कब्रों का जब उत्खनन कराया गया तो प्रायः एक ही कंकाल प्राप्त हुए थे। लेकिन सराय नाहर राय का जब उत्खनन कराया जा रहा था, तो यहाँ से एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई थी जिसमें से 4 कंकाल प्राप्त हुए थे, 2 स्त्री के और 2 पुरुष के। इसी प्रकार
दमदमा का जब उत्खनन कराया जा रहा था तो यहाँ से एक कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए थे। एक ही साथ 3 कंकालों को उस कब्र में दफनाया गया था। प्रिय छात्रों, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब कि साथ साथ दफनाना। तो युगल समाधान का साक्ष्य महादहा से भी प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, जो विभिन्न पुरास्थलों से कब्रों का उत्खनन हुआ, जो मानव कंकाल प्राप्त हुए, उनके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि मध्य पाषाणकालीन मानव का दिक् स्थान पश्चिम पूरब था। दिक् स्थान का मतलब कि मृतकों को दफनाने की दिशा, क्योंकि आज भी हिंदू धर्म में मृतकों को दफनाने की दिशा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में मृतकों का दिक् स्थान आप देखते होंगे उत्तर दक्षिण होता है, यानी सिर उत्तर की ओर और पैर जो है सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता है। उसी तरह से मध्य पाषाणकालीन मानव द्वारा अपने मृतकों को पश्चिम पूरब दिशा में जो है दफनाया जाता था, अर्थात सिर जो है पश्चिम की ओर होता था और पैर जो है पूरब की ओर होता था। लेकिन मिर्ज़ापुर इस परंपरा का अपवाद था। मिर्ज़ापुर की कब्रों से दिक् स्थान पूरब पश्चिम प्राप्त हुआ है, अर्थात मिर्ज़ापुर के लोग अपने मृतकों को सिर पूरब की ओर करके और पैर पश्चिम की ओर करके दफनाने का कार्य करते थे। प्रिय छात्रों, इस पॉइंट पर जरूर ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाणकालीन मृतकों के दिक् स्थान का अपवाद कहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसका सही उत्तर होगा मिर्ज़ापुर। प्रिय छात्रों, जो विभिन्न पुरास्थलों के कब्रों से कंकाल प्राप्त हुए हैं, इन कंकालों के साथ दैनिक उपयोग मतलब जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी रखा जाता था। ऐसी वस्तुओं के रूप में उपकरण और आभूषण का उल्लेख किया जाता है। इस काल के लोगों द्वारा जब अपने मृतकों को दफनाया जाता था तो उनके पास में पत्थर के उपकरण रख दिए जाते थे या मृग श्रृंग के बने हुए आभूषण रख दिए जाते थे। प्रिय छात्रों, सराय नाहर राय के एक कब्र से मृतकों के साथ प्रस्तर उपकरण, पत्थर का उपकरण रखने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से महदहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि मध्य पाषाणकालीन किस पुरास्थल से मृग श्रृंग के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है महदहा। महदहा की कब्रों का जब उत्खनन कराया गया था तो यहाँ से कंकालों के पास मृग श्रृंग से बनी हुई गुड़िया की माला पहनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यहाँ के लोग अपने मृतकों के गले में मृग श्रृंग के बने हुए छल्ले, गुड़िया को पहना करके दफनाते थे। प्रिय छात्रों, विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से मानव कंकालों के साथ जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई, इसके आधार पर विद्वानों का मानना था कि मध्य पाषाणकालीन मानव मन में कोई लोकोत्तर भावना विद्यमान थी। लोकोत्तर भावना अर्थात इस लोक से परे लोक में। उनका ये मानना था कि जिस तरह से इस लोक में व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है, उसी तरह से यहाँ से जाने पर दूसरे लोक में भी उसे इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी भावना को लोकोत्तर भावना कहते हैं। और इस तरह से भारतीय इतिहास में लोकोत्तर भावना का जन्म मध्य पाषाण काल में हो गया था। प्रिय छात्रों, जिस लोकोत्तर भावना का जन्म मध्य पाषाण काल में हुआ था, वह आज तक अपनी निरंतरता को बनाए रखी है। आज भी जब हम लोगों के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो आप देखते होंगे 10वां कर्म कराया जाता है, 10 कर्मा, और उस दिन तमाम तरह की वस्तुएं
अनाज से लेकर के सोना चांदी रुपया पैसा खटिया बिस्तर सब दान किया जाता है। ये लोकोत्तर भावना है। प्रिय छात्रों, समाधान के साथ साथ मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में भी कुछ नवीन तत्वों को स्थापित किया गया था। इस काल के मानव द्वारा जो उपकरण बनाए गए थे, तो उपकरण निर्माण की जो सामग्री थी वह तो पाषाण थी, लेकिन पूर्वकालीन मानव की अपेक्षा इस काल के मानव द्वारा छोटे छोटे उपकरण बनाए गए थे और उन उपकरणों को आपस में जोड़ दिया गया था। यानी कार्य करने का हिस्सा अलग बनाते थे, हत्था अलग बनाते थे और दोनों को आपस में जोड़ देते थे। इस उपकरण निर्माण की प्रणाली को संयुक्त प्रणाली के नाम से अभिहित किया गया था। इसी को जो है संयुक्त प्रणाली कहा गया था और इस प्रकार उपकरण निर्माण की संयुक्त प्रणाली का जन्म मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। प्रिय छात्रों, उपकरण छोटे छोटे होते थे। छोटे छोटे होने के कारण इनको माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। प्रिय छात्रों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रोलिथिक उपकरणों के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हेमेटिक प्रजाति के लोग। हेमेटिक निग्राइट प्रजाति के लोगों द्वारा ही भारत में संयुक्त प्रणाली के आधार पर उपकरण निर्माण की परंपरा को स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा संयुक्त उपकरण निर्माण की जिस प्रणाली को स्थापित किया गया था उसी को नाली अलंकरण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसी काल के लोगों द्वारा फेंक कर मारे जाने वाले उपकरण, फेंक कर, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, फेंक कर मारे जाने वाले उपकरणों का भी निर्माण शुरू किया गया था, जिसका आदि रूप इस काल के लोगों द्वारा बनाए गए धनुष बाण में दिखलाई देता है। इसी समय लोगों ने धनुष बाण का जो है आविष्कार किया और इसी फेंक कर मारे जाने वाले उपकरणों के आधार पर वर्तमान प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का विकास हुआ था। इस काल के मानव द्वारा जो प्रस्तर उपकरण बनाए गए थे, ये प्रस्तर उपकरण एगेट, चार्ट, जैस्पर जैसे पत्थरों से बनाए गए थे। ये उपकरण अर्धचंद्राकार होते थे, त्रिभुजाकार होते थे, समलंब चतुर्भुजाकार भी होते थे। प्रिय छात्रों, पत्थर के साथ साथ इस काल के मानव द्वारा पशु श्रृंग, पशुओं के सिंग से भी उपकरण बनाए गए थे। पशु श्रृंग निर्मित बाण महदाह से प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशु श्रृंग निर्मित बाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसका सही उत्तर है महदाह। प्रिय छात्रों, उपकरण निर्माण के साथ साथ इस काल के लोगों द्वारा कलात्मक अभिरुचि को भी विकसित किया गया। इस काल के लोगों ने अपने निवास स्थान अर्थात पर्वत कंदराओं की भित्तियों को, दीवारों को अनेक विध चित्रों से सज्जित करना शुरू कर दिया था। इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों को शैलाश्रय चित्र, कंदरा चित्र, दरी चित्र या रकत की पुतलिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं को दरी चित्र कहा गया, कंदरा चित्र कहा गया, शैलाश्रय चित्र कहा गया, रकत की पुतलिया भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कला से संबंधित बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टीजीटी में भी कई प्रश्न कला से संबंधित आए थे। पीजीटी में तो अवश्य ही कला से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए, जिनको शैलाश्रय चित्र, कंदरा चित्र, दरी चित्र या रकत की पुतलिया कहा गया था, इन चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1980 ईस्वी में C.L. कार्लाइल नामक विद्वान द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र में किया गया था। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ सकता है आपसे कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी,
कब की थी, कहाँ की थी? तो किसने की थी? सीएल कार्लाइल ने की थी। कब की थी? 1980 में की थी। कहाँ की थी? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में की थी। प्रिय छात्रों, इस काल के चित्रित कंदराओं में लिखुनिया, भलडिरिया, लोहरी, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सिंघनपुर, पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इस काल के लोगों द्वारा जो चित्र बनाए गए, इनके सुंदर उदाहरण मिर्ज़ापुर जिला स्थित लिखुनिया से, भलडिरिया से, लोहरी से, मध्य प्रदेश स्थित सिंघनपुर से, पंचमढ़ी से, आदमगढ़ से, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं को पाषाण प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना गया है। प्रिय छात्रों, इस काल के लोगों द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, तो बहुत चित्र मिले हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चित्र जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम जो है आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। लोक नृत्य का दृश्य लिखुनिया की कंदरा से प्राप्त हुआ है। आहत सुअर का चित्र भलडिरिया की कंदरा से प्राप्त हुआ है। 3 पशुओं को घायल कर प्रसन्नचित धनुर्धारी का चित्र कोहबर की कंदरा से प्राप्त हुआ है। जलती मसाल से बाघ पर प्रहार करता मानव का चित्र लोहरी की कंदरा से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मत्स्य कन्या, जंगली सुअर तथा बारहसिंघा के आखेट का चित्र सिंघनपुर की कंदरा से प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, इसी तरह से इस काल के लोगों द्वारा सिंघनपुर की कंदराओं के प्रवेश द्वार पर असंख्य कंगारू, ये बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट है कि कंगारुओं का चित्र कहाँ से मिला है। तो ये सिंघनपुर की कंदराओं के प्रवेश द्वार से प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार इनके द्वारा बनाए गए विशाल बकरी का चित्र, बैल का आखेट करते 5 धनुर्धारियों का चित्र, बांसुरी बजाता बंदर का चित्र बांसुरी बजाता बंदर का चित्र, स्वास्तिक पूजा का चित्र पंचमढ़ी से मिला है। प्रिय छात्रों, रथ पर सवार पत्थर फेंकता मनुष्य का चित्र भीमबेटका से मिला है। इस प्रकार मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा बड़े ही सुंदर चित्रों का निर्माण किया गया। प्रिय छात्रों, प्रागैतिहासिक जो चित्र पाए गए हैं या मध्य पाषाण प्रागैतिहासिक कालीन लोगों द्वारा जो चित्र बनाया गया था, इन चित्रों का विषय क्या था? तो विषय आखेट यानी शिकार था। चित्रों को रंगने के लिए खनिज रंग का प्रयोग किया जाता था। इनके द्वारा जो रंग प्रयोग किए गए थे, इनमें लाल रंग की प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त काला और सफ़ेद तथा पीले रंग का भी प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से मध्य पाषाण कालीन लोगों द्वारा विभिन्न कंदराओं की दीवारों पर चित्रण कार्य किया गया। प्रिय छात्रों, सराय नाहर राय से मानवीय युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा कि सराय न पूछ सकता है कि मानवीय युद्ध का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका सही उत्तर है सराय नाहर राय। यहाँ से एक कंकाल के सिर में बाण चुभने का प्रमाण मिला है। प्रिय छात्रों, यहीं से हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, इसके बाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। मेसयो नदी के तट पर स्थित अमरपुर और करचला से माइक्रोलिथिक उपकरण बनाने के कारखाना मिला है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि माइक्रोलिथिक उपकरण बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अमरपुर और करचला। कहाँ है? मेसयो नदी के तट पर हैं। तो इसका सही उत्तर आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा जो उपकरण बनाए गए थे, इन उपकरणों का प्रयोजन क्या था? किस उद्देश्य से उपकरण बनाए गए थे? तो इनमें जैसे स्क्रैपर बनाया गया था, तो जो
सामने नुकीला होता था, उसको स्क्रैपर कहते थे। इसका जो मूल उद्देश्य था, खाल को खुरचना, जो पशुओं के खाल होते थे उनके खुरचने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार इनके द्वारा जो डिस्क बनाए गए थे, तो डिस्क का प्रयोग ये मार करने के काम आते थे, ये मारने के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे। इसी तरह से इनके द्वारा जो ब्लेड उपकरण बनाए गए थे, तो इनसे जो तीर बनाई जाती थी उसके नोक पर पैनी, उसके नोक को जो है पैना किया जाता था, पतला किया जाता था। इसी प्रकार इनके द्वारा जो पॉइंट जैसे उपकरण बनाए गए थे, तो इन उपकरणों से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में छेद किया जाता था। और कोर ब्लेड लूटेन उपकरण से ये काटने का कार्य करते थे, इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता था। प्रिय छात्रों, लंघनाज नामक पुरास्थल जो गुजरात में स्थित है, इसका जब उत्खनन कराया जा रहा था, यहाँ से 13 अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। संकालिया नामक विद्वान ने इनका समय 4500 वर्ष प्राचीन माना है। ये जो कंकाल प्राप्त हुए हैं ये 4500 वर्ष जो है पुराने हैं। और इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने मध्य पाषाण काल का समय 400 ईसा पूर्व तक ले आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य पाषाण कालीन लोगों की विशेषताओं पर चर्चा की कि ये जो है मध्य पाषाण कालीन मानव की विशेषता थी। प्रिय छात्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करो भाई। आप लोग लाइक नहीं करते, जितने लोग देखते हो उतने लोग तो कम से कम लाइक कर दिया करो। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह के मैटर कैसे आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगले दिन नवपाषाण काल के बाद 125 प्रश्नों की बड़ी महत्वपूर्ण सूची संग्रह आपको मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। यदि आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वह आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों में सहयोगी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आप लोग स्वार्थी प्रतीत हो रहे हो। अरे मेरे भाई, सहयोग करना सीखो, सहयोग उपकार करना सीखो, क्योंकि कोरोना काल के आर्थिक तंगी के चलते बहुत सारे बच्चों को शिक्षा संबंधित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। अगर आपके एक शेयर से किसी को 2-4-5 प्रश्न सही हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, आपका क्या जाता है। तो शेयर भी कर दिया करो। तो प्रिय छात्रों, हम लोग अगले वीडियो पर नवपाषाण काल से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। मेहनत करें, कर्म करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें।